दोस्तों नमस्कार। पटना के रेलवे स्टेशन पर आप उतरिए और उसके बाद बाहर निकलकर या तो एक रिक्शा ले लीजिए या फिर पैदल ही चल पड़िए गांधी मैदान की तरफ। तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता ये नहीं है, हो सकता है 1.5 किलोमीटर हो। लेकिन इस दौर में चलते वक्त देखते वक्त आपको बिहार की वह पूरी तस्वीर नजर आ जाएगी जो नीति आयोग की फाइलों में दर्ज है। और अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो हवाई जहाज से पटना हवाई अड्डे पर उतरने के बाद बाहर सड़क पर आइए और एक रिक्शा ले लीजिए। उस रिक्शे वाले से कहिए हमें गवर्नर हाउस ले चलो। इस दौर में आपको बिहार की राजनीति का वह चेहरा दिखाई दे जाएगा जिस चेहरे के आसरे 35 बरस पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद बिहार की राजनीति पलटी थी। और इन 35 बरसों में बिहार का जो भी सच है वह पूरा सच आपको या तो रेलवे स्टेशन से गांधी मैदान तक पहुंचते पहुंचते आप समझ चुके होंगे या फिर उस राजनीति के मिजाज को आप जान चुके होंगे जो आप हवाई अड्डे से निकलकर गवर्नर हाउस तक पहुंचेंगे। यानी आपको बिहार के किसी हिस्से में जाने की जरूरत नहीं है, ना तो चंपारण जाने की जरूरत है और ना ही गंगा को पार करके मुजफ्फरपुर या दरभंगा या समस्तीपुर तक जाने की जरूरत है। आपको खगड़िया भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके जहन में जो भी जिला आता है उस जिले को लेकर हो सकता है इस दौर में आपके जहन में मखाना घूम रहा हो, क्योंकि बजट एक बड़े व्यापक तरीके से इस बार केंद्र सरकार ने मखाना को समर्पित किया। यह दरभंगा और मधुबनी का इलाका है जहां सबसे ज्यादा मखाना होता है। लेकिन आप हैरत में ना आइएगा, जो भी चीज जो भी राजनीतिक प्रयोग इस देश में नीति आयोग और केंद्र सरकार के बजट के तहत राजनीति के मद्देनजर किया गया, उसकी हकीकत यह है कि इस दौर में बेरोजगारी बढ़ी, इस दौर में रोजगार के नए रास्ते नहीं निकले, इस दौर में इंडस्ट्री नहीं पहुंची, इस दौर में किसान और ज्यादा मजदूर में तब्दील हो गया, इस दौर में आंगनबाड़ी हो या मनरेगा हो परिस्थितियां नाजुक होती चली गई, इस दौर में शिक्षकों की बदहाली कहीं ज्यादा बुरी हो गई। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जो आपको बेहतरीन लगता है बिहार में, वहां आप एक सुबह पहुंच जाइए और शाम होते होते आप बहुत सारी तस्वीरों को देखेंगे। और अगर आपने रात गुजार ली किसी प्लेटफॉर्म पर तो हो सकता है इन तमाम यात्राओं का अंतिम सच आपको यही लगेगा कि दरअसल पूरा बिहार तो सड़क पर है। वो रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही परिस्थितियां हो या हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही जो आप महसूस कर पा रहे हो, स्थितियां कितनी नाजुक हो सकती है नीति आयोग की फाइलों में दर्ज किया गया। बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की गई। इस देश में राजनीतिक तौर पर मंडल के आंदोलन के बाद बिहार ही एकमात्र राज्य रहा जहां पर बीजेपी अपने बूते अपने पांव टिका नहीं पाई। लाख प्रयास किए उसने कि किसी तरीके से उसे जीत मिल जाए, लेकिन वह तो कमंडल के आश्रय चली थी, वह तो अयोध्या में राम मंदिर उसी के आश्रय चली थी। उसने तो इस दौर में यह भी पाठ पढ़ा दिया कि अब वह भी जाति जनगणना के पक्ष में है। लेकिन यकीन जानिए, बीजेपी की जमीन आपको बिहार में नहीं मिलेगी जो उसको सत्ता तक अपने बूते पहुंचा दे। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि दरअसल 35 बरस पहले जिस मंडल से निकली हुई राजनीति ने इस देश के राजनीति का चेहरा बदल दिया, सत्ता के चरित्र में तब्दीली ला दी, राजनीति करने वालों के सामने मुख्य मुद्दों की दिशा बदल डाली, और धीरे धीरे होते होते आज की तारीख में कांग्रेस भी यह कहने से चूकी नहीं या चूक नहीं रही है कि उसके जहन में तो एक ही सवाल है, जाति जनगणना का और जाति के हिसाब से भागीदारी का। पिछले दिनों राहुल गांधी भी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जो भीड़ देखी और जिस तर्ज पर वो भीड़ जमा थी,
उसमें वो चौंक गए। इतनी बड़ी तादाद में एक आवाज के साथ लोगों की मौजूदगी, लेकिन उस मौजूदगी के बीच वहां की गरीबी थी, वहां की मुफलिसी थी, वहां का दर्द था, वहां का गुस्सा था, वहां का आक्रोश था। सारे पन्ने खोलें उससे पहले हमें लगता है आज तो इस बात के जिक्र से शुरुआत होनी ही चाहिए, बिहार का होगा क्या। बिहार का होगा क्या, यह एक ऐसा सवाल है जिसमें इस देश के नेताओं को लेकर आप किसी उम्मीद के आसरे नहीं चल सकते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि दो शख्स निकले थे, एक लालू प्रसाद यादव और एक नीतीश कुमार। दोनों की अगली पीढ़ी तैयार होगी 35 बरस के बाद तो तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को हरा नहीं पाए। राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार ने अपने इर्द गिर्द का ताना बुना हमेशा से सत्ता के अनुकूल बुना। 2005 से लेकर 2025 तक अभी भी वो सत्ता में हैं, और जिस अवस्था में वो सत्ता में हैं, वो अवस्था अपने आप में बिहार की सारी कहानी कह देती है। दो तस्वीरों के आसरे नीतीश कुमार का जिक्र शुरू करते हैं। एक तस्वीर दिल्ली में एनडीए मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकों की। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और उनकी कहने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी क्यों देखें? कोई लाभ होगा देखने से? सम्राट चौधरी को कमान दी गई है कि वह तमाम जगहों पर मौजूद रहे जहां पर नीतीश कुमार रहें और राजनीतिक तौर पर संभालें उन्हें। यह दृश्य और उसके बाद अभी का दृश्य, एक आईएएस एक कार्यक्रम में हाथ में गमला लेकर भेंट करता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार उस गमले को लेते हैं और उसी आईएएस सिद्धार्थ के सर पे रख देते हैं। सिद्धार्थ नाम है उस शख्स का जिसके सर पे गमला वापस रख दिया गया। इस बिहार का क्या होगा? शुरुआत नीतीश कुमार की इन दो तस्वीरों के सहारे। स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही आप कहेंगे ये सब कहां छुपा हुआ है, यह तो हर कोई जानता है। बावजूद इसके नीतीश कुमार का चेहरा बिहार के चुनाव तक कम से कम इसी रूप में मौजूद रहे, यह बीजेपी सोचती होगी और बीजेपी की जरूरत भी होगी। लेकिन हम इस पूरे समीकरण पे आए उससे पहले एक दूसरे परिवार का जिक्र भी जरूरी है, लालू प्रसाद यादव। ध्यान दीजिए तो 1990 उसके बाद से 2005 तक लालू यादव की सत्ता 15 बरस तक रही। नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 2025 आ गया, यानी 20 बरस उनकी सत्ता रही। 35 बरस में नीतीश कुमार अपने परिवार के किसी शख्स को राजनीति में लेकर नहीं आए। बार बार कहा गया कि हमने ये पाठ कर्पूरी ठाकुर जी से पढ़ा है, जिन्होंने अपने बेटे को राजनीतिक ताकत कभी नहीं दी। उनकी मृत्यु के बाद ही रमनाथ ठाकुर राजनीति में आए। तो नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में नहीं है। इस दौर में गाहे बगाहे वो नजर आ जाते हैं, लेकिन लालू प्रसाद के बेटे तो बाकायदा एक ट्रेनिंग के साथ राजनीति में उतरे और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास अपने प्रचार के तरीके और अपने होने और अपने कद्दावर सोच के साथ रखा। तेजस्वी यादव बड़ी ताकत के साथ पिछले चुनाव को उन्होंने लड़ा भी और एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी को खड़ा भी कर दिया, लेकिन सत्ता से दूर रह गए। क्योंकि बिहार की राजनीति जिस चक्रव्यूह में उलझी हुई है, उसमें अगर एक तरफ आरजेडी है तो दूसरी तरफ जेडीयू है और इन दोनों के बीच बीजेपी खड़ी है।
बीजेपी और आरजेडी का मिलन हो नहीं सकता है, लेकिन नीतीश कुमार यानी जेडीयू कहीं भी जा सकते हैं, वो आरजेडी में जा सकते हैं, साथ खड़े हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। वो चाहें तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाए, वहां भी मुख्यमंत्री बने रह जाएंगे। लेकिन अब आपके जहन में दो सवाल होने चाहिए, क्योंकि अब हम दूसरे परिवार की दिशा में तेजस्वी यादव के जरिए नहीं, बल्कि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के जरिए बढ़ रहे हैं, जहां पर पहली बार परिवार को लेकर लालू यादव ने उस नैतिकता का जिक्र किया है, उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र किया है जो बिहार की राजनीति में इससे पहले कभी गूंजती नहीं थी। उस पारिवारिक जिम्मेदारी का जिक्र किया है जो पहले राजनीति में थी नहीं। संस्कार का जिक्र किया है, क्योंकि बड़े बेटे की शादी 2018 में हुई। जिसकी बेटी के साथ लालू यादव के बड़े बेटे की शादी हुई, वो शख्स आरजेडी को बनाने में साथ में खड़ा था, नाम चंद्रिका राय है। और उनके पिताजी दरोगा राय, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े वह भी कद्दावर हुआ करते थे, तो एक राजनीतिक मिलन के तौर पर इसे देखा गया। सवाल था पति पत्नी के रिश्तों का, सवाल था संबंध बिगड़ने का, सवाल कुछ भी हो सकता है। लेकिन 24 घंटे पहले जब खुले तौर पर बड़े बेटे ने कहा उनके रिश्ते किसी दूसरी महिला के साथ हैं, तो परिस्थितियां एक झटके में बिहार की राजनीति में उस मंडल से निकली हुई राजनीति की जमीन को हिलाने लग गई, जहां एक तरफ नीतीश की मौजूदगी क्यों है और लालू प्रसाद यादव की अपने परिवार को लेकर राजनीतिक नैतिकता क्या कहती है। शादी भी बेटे ने की, प्रेम भी बेटे ने किया। इन परिस्थितियों में राजनीति बीच में कहां से आ गई? नहीं आनी चाहिए। लेकिन बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा झोल यह है कि परिवार इस देश की नसों में दौड़ता है, जी, रगों में दौड़ता है। और परिवार के जरिए कहीं ना कहीं राजनीति परिवारवाद को लेकर भी होती है, और परिवारवाद की नैतिकता का पाठ जिस तर्ज पर लालू यादव ने रखा वह भी उभर कर आया। तो फिर एक बार एक तस्वीर और देख लीजिए। यह लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे से जुड़ी हुई तस्वीर है और लालू यादव का बयान है। जी, ये बड़े बेटे तेज प्रताप की तस्वीरें हैं। विवाह की तस्वीर, प्रेम के प्रतीक की तस्वीर, लालू यादव के गुस्से से भरा हुआ सोशल मीडिया पर डाला गया बयान। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव एकमात्र परिवार के भीतर से राजनीति करने के लिए निकले। मीसा भारती पहले से मौजूद, लेकिन पार्टी की कमान सही मायने में तेजस्वी यादव के पास रही। और ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप राजनीतिक तौर पर एकदम शून्य रहे, बिल्कुल नहीं। 2015 में वैशाली के महुआ से चुनाव लड़ते हैं, 2020 में समस्तीपुर के हसनपुर से चुनाव लड़ते हैं, फिर लालू रावड़ी मोर्चा भी एक वक्त बनाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जहानाबाद से चंद्र प्रकाश के पीछे खड़े हो जाते हैं। पार्टी अध्यक्ष जगनानंद सिंह उनके खिलाफ एक वक्त मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन एक तस्वीर इस दौर में भूलिएगा मत, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन मंडल कमंडल की उस राजनीति से आया जिसने इस देश की सियासत को पलटा था। और आज की तारीख में दोबारा मंडल का नए सिरे से जिक्र तो हो रहा है, लेकिन सोचिए इन 35 वर्षों में जो परिस्थिति बिहार के भीतर रही, उसमें राजनीतिक तौर पर जातियों को लाभ जरूर मिला। यानी जातियों से जुड़े हुए जो ताकतवर और कद्दावर जातियां थी, उनके लोग विधानसभा जरूर पहुंचे, लेकिन उन जातियों से जुड़े हुए समाज और समुदाय को आर्थिक तौर पर लाभ हुआ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिहार में हर दूसरा शख्स गरीबी की रेखा से नीचे है। तो फिर अब आप क्या सोच रहे होंगे, हर दूसरा शख्स गरीब है? जी नहीं, और विपन्न स्थिति है। बिहार के भीतर जो बेरोजगारों की तादाद है, अगर हम नीतीश कुमार के दौर से ही आंकड़ों को गिनना शुरू कर दें तो आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि बिहार में अकेले सिर्फ 1 करोड़ युवा तबका, उसके पास कोई काम नहीं है। कोई काम से मतलब कोई काम नहीं, ना मनरेगा में काम है,
ना दिहाड़ी में काम है, इंडस्ट्री है नहीं, शिक्षक बनने की परिस्थितियां गायब, पेपर लीक की स्थिति अलग, बीपीएससी की परीक्षा टलती चली जाती है, पेपर लीक होता है, जो भी होता है। अब जो भी जोड़ना है जोड़ते चले जाइए, लेकिन रोजगार दफ्तर से लेकर अलग अलग जगहों पर जो भी दस्तावेज मौजूद हैं सबको जोड़िएगा तो 1 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगारी की स्थिति में। हमने तो पटना का जिक्र किया था, सिर्फ सड़क पर घूम लीजिए आपको लगेगा पूरा बिहार यहीं पर मौजूद है। इतनी गरीबी, मुफलिसी, गुस्सा, आक्रोश सब कुछ समेटे हुए है यह समाज, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। बची राजनीति, और उस राजनीति के आश्रय बची जाति, और उस जाति के आश्रय राजनीतिक सत्ता मिल जाएगी तो हो सकता है कुछ काम हो जाए। शायद इसीलिए हर किसी को समझ में आने लगा कि अब दरअसल बिहार करवट लेगा, लेकिन बिहार करवट किस दिशा में ले? हर दिशा में तो परेशानी और उल्फत है। बीजेपी अपने बूते आ नहीं सकती है, आरजेडी अपने बूते आ नहीं सकती है, नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड अपने बूते आ नहीं सकती है। तो इन सब के बीच अब आप सोचिए क्या समीकरण बिहार की राजनीति में बन रहे होंगे। बात की परिस्थिति में आए, कुछ कैरेक्टर्स का जिक्र कर लीजिए। नीतीश कुमार, ये चेहरा चुनाव तक चल जाए तो ठीक है, बीजेपी के भीतर के इस चिंतन को आप क्या कहेंगे? तेज प्रताप, चुनाव तक हालात संभल जाएं तो ठीक है, आरजेडी के भीतर के इस चिंतन को आप क्या कहेंगे? चिराग पासवान, इस पर दांव लगाया जाए तो बीजेपी का कैडर बिखर जाएगा और अपने बूते ये कितनी सीटों को जीत पाएंगे, यह शायद एक बड़ा सवाल है। यह चिंतन बीजेपी के भीतर और दिल्ली के भीतर है। प्रशांत किशोर, बीजेपी की बी टीम है, आरसीपी सिंह को साथ जोड़ लिया, नीतीश के वोट काटेंगे, तो क्यों नहीं ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी जाए जिससे प्रशांत किशोर जेडीयू की अगुवाई करते हुए नजर आने लगे और चुनाव तक बिहार की पूरी राजनीति एक झटके में पलट जाए। तो क्या इसके रास्ते टटोले जा सकते हैं? चिंतन मनन है ये, उस दिशा में मत सोचिए, ये हो गया। चिंतन मनन की परिस्थितियां हैं, और इस परिस्थिति में बीजेपी का कौन सा चेहरा? सम्राट चौधरी, जिनकी अपनी राजनीतिक साख ऐसी नहीं है कि उसको सफेद चादर पे लिख के आपको बता दिया जाए, मुश्किल सवाल है। तेजस्वी यादव, लालू यादव की कमान तो संभाली, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में वह इसलिए फेल होते चले गए क्योंकि यादव मुस्लिम उससे आगे निकले नहीं। मल्लाहों को साथ लेने का प्रयास, लेकिन भारत की समाज के भीतर, और वह भी बिहार के समाज के भीतर की पारंपरिक परिस्थितियों के राजनीति के गुण दोष को वह शायद भूल जाते हैं। इसीलिए अक्सर वो कभी चार्टेड में मछली खाते हुए भी दिखाई देते हैं। मसला सबसे बड़ा यह हो चला है कि आखिर किस चेहरे के आश्रय बिहार आने वाले वक्त में अपनी राजनीति को साधेगा। शायद इसीलिए पूरा एक चक्र लगाते हुए 35 बरस पहले जिस मंडल की राजनीति ने जन्म लिया था, उस मंडल की राजनीति को साधने के तौर तरीके इस दौर में हर कोई चाह रहा है। राहुल गांधी इसी आस में बिहार पहुंचे थे, और देखिए उस माहौल को और पढ़ने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस जैसी पार्टी बिहार की राजनीति में जो मंडल कमंडल की लड़ाई में बहुत दूर थी, और इसीलिए उससे पहले बिहार में कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी। बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, एक लंबी कतार है, लेकिन आज भूल जाइए उसको, क्योंकि यह दौर 35 बरस बाद एक नए चक्रव्यूह की रचना रच रहा है, जहां पर नेता कौन, शायद कोई नहीं, समीकरण कौन बनाने की कोशिश, सत्ता किसके पास में, दिल्ली के इशारे पर टिकी है। टेक्नोलॉजी चलेगी या फिर कुछ और चलेगा, कोई नहीं कह सकता है। शायद इसीलिए एक क्षण के लिए देखिए राहुल की मौजूदगी पिछले दिनों जब दरभंगा में हुई तो क्या हुआ। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर
जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। राहुल गांधी बिहार की उस नब्ज को पकड़ना चाह रहे हैं कि कांग्रेस फिर से जागृत हो जाए, जहां पर कम से कम वह सत्ता की रेस में नजर तो आए। लेकिन बिहार की धड़कनें तो इस दौर में अपने ही मुख्यमंत्री को लेकर थमी हुई है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ खड़ा परिवार लालू परिवार, उसकी राजनीति अपने ही परिवार की उलझनों में फंसी हुई है। इस दौर में बिहार में जाति जनगणना भी हुई, उसका सच भी सामने आया। लेकिन 35 बरस जिस राजनीति को साधा गया पिछड़ा के नाम पर, उस पिछड़ा वर्ग की हकीकत क्या है? बिहार में नीति आयोग ने कहा 50% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, और खुद बिहार सरकार और केंद्र सरकार के आंकड़े बतलाते हैं कि बिहार में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, यानी बहुत ज्यादा पिछड़ा तबका जो है, उनकी संख्या है 36%, 36% एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड में 27% है, 27 में से 14% यादव समुदाय है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यादव समुदाय के पास संपत्ति भरी भूरी है। यह अलग मसला है कि विधानसभा में उनकी ताकत बढ़ी है। उस पर आए उससे पहले जरा इस हकीकत को थोड़ा और जानिए। बिहार की राजनीति के भीतर अगर नीति आयोग का जिक्र हमने आपसे इसलिए किया क्योंकि उसकी अपनी फाइल में इस बात के चिन्ह मौजूद हैं कि बिहार के लगभग 23 जिले ऐसे हैं जो 23 के 23 जिलों को आप एक्सटर्नली पिछड़े तबके में डाल सकते हैं, यानी अत्यंत गरीब। इस परिस्थिति में बिहार के 23 जिले आते हैं, कुछ जगहों पर सिमटते सिमटते। और ऐसा नहीं है, पटना की स्थिति जो है, पटना में लगभग 22% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो पटना के में लोग रहते हैं। यह एक तस्वीर उभरती है, और इस तस्वीर में जब हम मंडल का जिक्र कर रहे हैं और पिछड़े तबके का जिक्र कर रहे हैं, तो एक बात और जान लीजिए। बिहार की राजनीति में जितनी बड़ी तादाद अलग अलग जातियों की संख्या उभरकर सामने आई, उसमें हमारी टीम ने जब काम करना शुरू किया तो उसने 2-3 सच बताए। ये सच बार बार छुप से जाते हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा के भीतर और बिहार के समाज के भीतर जिनकी जितनी संख्या है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर तबके की मौजूदगी है। लेकिन इन सब के बीच पहले जरा समझ लीजिए, जो पूरी राजनीति बिहार में गुजर रही है वह नीतीश कुमार का चेहरा है, और वो चेहरा कितना असहाय है, यह बिहार के उन नेताओं के मुख से ही सुन लीजिए जो इस चुनाव में बड़े नेता के तौर पर अपने आप को रख रहे हैं। बीजेपी उनको चेहरा बनाकर चुनाव तक रखना ही रखना है बीजेपी को, क्योंकि जानता है कि न रखेंगे तो भाग के उधर चले जाएंगे। और 12 सांसदों का समर्थन भी दिल्ली में है। आप बताइए, बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसको फिजिकल टेस्ट देना है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको मेडिकल टेस्ट देना है। लेकिन बिहार के मुखिया को न शारीरिक जांच है न मानसिक जांच है। ये आदमी को अपना नाम याद नहीं रह रहा है। तो सरकार तो अचेत अवस्था में है। अब ये दर्शाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, और कल नीति आयोग की बैठक में हर जगह के सीएम मौजूद थे, लेकिन बिहार के सीएम जो थे वो नीति आयोग के बैठक में नहीं गए। लेकिन आज जो एनडीए की बैठक हो रही है, जो पॉलिटिकल बैठक हो रही है, जिसमें सीएम और उप मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी जाते हैं, तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री बिहार और बिहारियों के प्रति कितने गंभीर हैं। यानी बिहार में कोई है ही नहीं, उस बिहार में जहां केंद्र सरकार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार को देती है, उस बिहार में जहां पर एक वक्त मुख्यमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, उस बिहार में जहां पर नीतीश कुमार के चेहरे से हटकर कोई दूसरी राजनीति अभी भी चलती नहीं है, उस बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर अगर यह सवाल है, और दूसरी तरफ लालू यादव के परिवार को लेकर अब जो नया सवाल है,
इन सवालों के बीच नेताओं को मत खोजिए। हकीकी तौर पर बिहार की स्थिति यह है कि 8 करोड़ 24 लाख जो एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास है, उसके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय रसोई में जो बर्तन ढांडा और बाहर जो चारपाई बिछी होती है, इसके अलावे कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति नीति आयोग के दस्तावेजों में भी दर्ज है। जो अदर बैकवर्ड क्लास है, जो तकरीबन 27% यानी लगभग 3.5 करोड़ है, उस 3.5 करोड़ में से 2 करोड़ की स्थिति नाजुक है। आप ध्यान देते चले जाइए, 8 करोड़ इधर हो गया, 2 करोड़ उधर हो गया, आप कहेंगे अच्छा 10 करोड़ तो यही हो गया। बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। बच्चों की भी क्या स्थिति है वह भी है। जो शेड्यूल कास्ट है उसकी संख्या तकरीबन 2.5 करोड़ है, यानी 19.65%। उसकी स्थिति में आइएगा तो यहां पर आपको लगभग 55% यहां पर भी आपको गरीब दिखाई देंगे। और जो जनरल कैटेगरी का जिक्र हो रहा है, जो 15%, 15.5% यानी तकरीबन 2 करोड़ हैं, यहां पर भी आपको लगभग 27-28% लोग गरीब दिखाई देंगे। बचा क्या? चंद हाथों में चीजें बची है। और बिहार की किसी भी बिजनेस, किसी भी एग्रीकल्चर या किसी भी पॉलिटिक्स को लेकर जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे रईस पॉलिटिक्स है। और उस पॉलिटिक्स के भीतर जाति जनगणना मायने नहीं रखती है, क्योंकि अगर अपर कास्ट जो 15% है तो अपर कास्ट से जुड़े हुए विधायक 26% है। 64 विधायक 64 एमएलएज अपर कास्ट के हैं जो विधानसभा में है। यादव अगर 14% है तो विधायक उसके 21-22% है। 52 एमएलए यादव से आते हैं। कुर्मी जो खुद नीतीश कुमार हैं, वो अगर 2.87% हैं तो एमएलएस वहां पर 7.57% है, यानी लगभग 3 गुना 9 एमएलएस कुर्मी के हैं। भागीदारी कैसे दी जाए, बेरोजगारी की समस्या कैसे हल की जाए? परिस्थितियां इतनी नाजुक है कि बिहार सबसे आखिरी पायदान पर है इस देश की फाइल में। और हम आपसे मंडल आयोग का जिक्र करते करते बार बार 35% का जिक्र कर रहे थे, 35 साल का जिक्र कर रहे थे। तो पीछे जयप्रकाश नारायण की तस्वीर है, उनकी किताब है। और जेपी के आंदोलन ने दिल्ली की सत्ता डिगाई, वह भी बिहार के युवा खड़े हुए। उस युवाओं की कतार में नीतीश भी थे, लालू भी थे, बीजेपी के भी नेता थे, रविशंकर प्रसाद भी थे। लेकिन इस पूरी परिस्थिति के बीच में अनूठा सच तो यही है, बिहार अब कैसे खुद से बचे और बिहार अपने खुद को बचाने के लिए किसे चुने। और बिहार जो इस देश के मानचित्र पर गरीबी और मुफलिसी में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसके लिए जितना बजट 2015 से प्रधानमंत्री मोदी के जुबान से निकले हुए शब्दों को पढ़ते चले जाइएगा तो शायद समूचा आंकड़ा मिला के आज की तारीख में तमाम योजना, परियोजना, ऐलान सब कुछ जोड़ते चले जाइएगा तो यह तकरीबन 8.5 से 9 लाख करोड़ रुपए बन जाएगा। बिहार को इतना नहीं चाहिए। बिहार को प्रगति के रास्ते में लाने के लिए सिर्फ 2 से 2.5 लाख करोड़ एक मुश्त की मदद चाहिए। लेकिन मदद तो 8.5-9 लाख करोड़ रुपए दी जा चुकी है, यानी सब कुछ हवा में है। और इस बिहार को बार बार जो भी ठगते चले आया है, उसकी सबसे विभत्स तस्वीर इस बार चुनाव से ऐन पहले है। कागज बिल्कुल कोरा है, कोई खड़ा हो सकता है तो हो जाए, जनता उसके पीछे चल पड़ेगी। शर्त एक ही है, ईमानदारी और विजन। बाकी बिहार खड़ा है, लगता तो यही है। वो रेलवे स्टेशन से निकलिए या हवाई अड्डे से बिहार पटना शहर में पहुंचिए, सब कुछ ऐसा ही लगेगा। इंतजार मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।